जरा सोचिए, जिस ईरान को आज आप सख्त इस्लामिक कानूनों वाला देश मानते हैं, वहीं ईरान आज से करीब 45 साल पहले बिल्कुल अलग था, जहां लड़कियां बिना हिजाब के मॉडर्न कपड़ों में घूमती थीं, लड़के लड़कियां साथ में पार्टी करते थे, स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ते थे और हाँ, महिलाएं कार भी चलाती थीं। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। फिर एक दिन खुद ईरान के लोगों ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया वेस्टर्न असर। उन्हें लगा उनका देश अपनी इस्लामिक पहचान से दूर जा रहा है और तभी सत्ता में आए आयतुल्लाह खोमैनी। देश ने मॉडर्नलिज्म और सेकुलर सोच को छोड़ा और अपनाए सख्त इस्लामिक नियम। ईरान बन गया एक हार्डकोर इस्लामिक नेशन, जहां जिंदगी के हर हिस्से पर कानून का कंट्रोल था। लेकिन आज वही ईरान फिर से बदलना चाहता है। आज लोग फिर से आज़ादी और सेकुलर जिंदगी की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है, ईरान इतना बदल कैसे गया और अब फिर क्यों बदलना चाहता है? और अब हाल ही में ईरान में एक ऐसा चुनाव हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक रिफॉर्मिस्ट नेता डॉक्टर मसूद पेसेकशियान, जिनकी सोच सख्त इस्लामिक नियमों के खिलाफ मानी जाती है, उन्होंने एक कट्टर इस्लामिक नेता सईद जलीली को करीब 40 लाख वोटों से हरा दिया। सोचिए ये कितना बड़ा संकेत है। आज हालात ऐसे हैं कि कई जगह मस्जिदें बंद हो रही हैं, सड़कों पर औरतें खुलेआम हिजाब जला रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सरकार आपको दिखाना नहीं चाहती। Doesn't want you to see. Police firing in the streets, women cutting their hair, burning hijabs in rage. People have taken to the streets across Iran, angry at the government. तो क्या इसका मतलब ये है कि ईरान अब इस्लाम को ही नकार रहा है या फिर लोग किसी और चीज से परेशान हैं? असल में ईरान की कहानी बहुत गहरी है और इससे हमें यानी भारत को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। असल में इस पूरे बदलाव की शुरुआत जुड़ी है एक 22 साल की लड़की से, जिसने 45 साल पुराने इस्लामिक सिस्टम को हिला कर रख दिया। एक ऐसा विरोध जिसने पूरे देश को जगा दिया। फिर 19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो जाती है। रईसी उस ग्रुप के हेड थे जो ईरान में सख्त इस्लामिक कानूनों को सपोर्ट करता था। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, बल्कि क्लेरिक सिस्टम का हिस्सा थी, जो ईरान में हार्डकोर इस्लामिक सोच को आगे बढ़ाता है। रईसी की मौत के बाद 5 जुलाई को फिर से चुनाव होते हैं और सबको चौंकाते हुए जीतते हैं डॉक्टर मसूद पेसेकशियान, एक रिफॉर्मिस्ट नेता जिनकी सोच सख्त इस्लामिक नियमों के खिलाफ मानी जाती है। उन्होंने हार्डकोर नेता सईद जलीली को करीब 40 लाख वोटों से हरा दिया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये जनता का साफ संदेश था। डॉक्टर मसूद की जीत के पीछे 2 बड़े वादे थे। पहला, वो वेस्ट के साथ रिश्ते सुधारेंगे ताकि ईरान पर लगे सैंक्शन हटे और लोगों की जिंदगी आसान हो, और दूसरा, देश में आजाद माहौल, हिजाब जैसे सख्त कानून और लोगों को बांधने वाले नियमों को धीरे धीरे खत्म करने का वादा। लेकिन सवाल ये है, 45 साल पहले तो खुद ईरान के लोगों ने ये रास्ता चुना था, तो अब अचानक अपने ही सिस्टम से परेशानी क्यों? आज ईरान मॉडर्न सोच क्यों अपनाना चाहता है? इसका जवाब छुपा है ईरान के इतिहास में। तो चलिए चलते हैं 1979 में, जब ईरान आज के मुकाबले काफी ज्यादा खुला और मॉडर्न देश हुआ करता था। तब कपड़ों पर इतनी पाबंदी नहीं थी, ड्राइंग, पढ़ाई, घूमना सब नॉर्मल था। यानी ईरान आज के ईरान से बिल्कुल अलग था। और इस पूरे मॉडर्न ईरान के पीछे सबसे बड़ा नाम था शाह रजा पहलवी। ईरान के इतिहास में वो एक बहुत बड़े और ताकतवर शासक माने जाते हैं, जिन्होंने देश को तेजी से बदलने का सपना देखा था। 1960 के दशक में उन्होंने शुरू किया था व्हाइट रिवॉल्यूशन, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मकसद था ईरान को वेस्टर्न देशों की तरह एक मॉडर्न और डेवलप्ड देश बनाना। खेती से लेकर इंडस्ट्री तक, एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक, हर सेक्टर में बड़े बदलाव किए गए। इसी सोच के तहत ईरान में बनाए गए बड़े टेक्निकल और मेडिकल कॉलेज, जैसे आर्य मेहर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और पहलवी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ताकि ईरान साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी से आगे बढ़ सके। शाह चाहते थे कि ईरान के बच्चे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर पढ़े। इसलिए सरकार ने स्कॉलरशिप दी ताकि होनहार स्टूडेंट्स अमेरिका जैसे देशों में हायर एजुकेशन लें और फिर वापस आकर अपने देश के डेवलपमेंट में योगदान दें। शाह रजा पहलवी का साफ मानना था कि ईरान का भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में होना
चुनना चाहिए जो पढ़े लिखे हों और जिनकी सोच मॉडर्न हो। वैसे भी वो ईरान के आखिरी शाह यानी आखिरी राजा थे। अब अगर उस वक्त के फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो आज के हालात से बिल्कुल उल्टा सीन था। आज जो ईरान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं, तब अमेरिका ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट में अपना सबसे करीबी साथी मानता था। 1970 के आसपास ईरान अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत मजबूत था। इतना ही नहीं, 1967 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर के साथ मिलकर तेहरान में शुरू हुआ था एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम, और यहीं से ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी बना। अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की तैयारी भी कर रहा था। मतलब साफ था, उस दौर में अमेरिका और ईरान का गठबंधन बहुत मजबूत था और शाह के शासन में ईरान में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। देश बाहर से भी मजबूत दिख रहा था और अंदर से भी तेजी से बदल रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि शाह आज के करीब 50 साल पहले ही ईरान के लिए एक स्पेस एजेंसी बनाने का सपना देख रहे थे। इसके लिए नासा जैसी इंटरनेशनल एजेंसियों से कोलैबोरेशन की बातें भी शुरू हो चुकी थी। मतलब ईरान सिर्फ धरती पर ही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि ये सपने पूरे होते, 1979 में ईरान के एक धार्मिक नेता आयतुल्ला खोमैनी ने शुरू कर दी वो क्रांति जिसे आज हम ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। खोमैनी ने धर्म के नाम पर ऐसा माहौल बनाया कि शाह पहलवी एक अमेरिकी एजेंट हैं जो ईरान के धर्म और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। इस नैरेटिव ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया और देखते ही देखते पूरा देश सड़कों पर उतर आया। इसी लहर में ईरान को घोषित कर दिया गया एक इस्लामिक रिपब्लिक और शाह का शासन पूरी तरह खत्म हो गया। शाह को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। जैसे ही शाह को अमेरिका में शरण मिली, खोमैनी के समर्थकों ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया और करीब 50 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। अब जाहिर है अमेरिका इससे बुरी तरह नाराज हो गया और यहीं से शुरू हुई ईरान पर पहले आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शन। लेकिन खोमैनी ने अपनी नीतियों पर सोचने के बजाय उल्टा अमेरिका को ही ग्रेट सैटन यानी इस्लाम का दुश्मन बताना शुरू कर दिया और पूरे देश में अमेरिका के खिलाफ नफरत फैलाई गई। इसके बाद ईरान में मिडिल ईस्ट में कट्टर इस्लामिक ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे हिजबुल्लाह और IRGC जैसे नेटवर्क। धीरे धीरे पूरा रीजन एक बड़े धार्मिक टकराव में फंसता चला गया। आज हालात ऐसे हैं कि मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि कई देशों में शांति आना लगभग नामुमकिन हो गई है और इसकी जड़ें कहीं न कहीं ईरान की नई नीतियों से भी जुड़ी हुई है। इन्हीं वजहों से अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने ईरान पर न्यूक्लियर से लेकर ऑयल तक हर तरह के सैंक्शन लगाए और इन सब का सबसे बड़ा बोझ किसी और पर नहीं बल्कि ईरान की आम जनता पर पड़ा। खोमैनी की सरकार आने के बाद ईरान में पूरी तरह से शरिया कानून लागू कर दिया गया। आज भी हालात ऐसे ही हैं कि लड़का और लड़की पब्लिक में हाथ पकड़कर नहीं चल सकते, साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जेंडर सेग्रीगेशन होता है। बस और ट्रेन में मर्द और औरतों के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर अलग अलग पार्क तक बनाए गए हैं। कपड़ों को लेकर भी सख्त पाबंदियां हैं। हर महिला को तय ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है, हिजाब और ढीले कपड़े जो पूरी बॉडी को कवर करे। हालात इतने सख्त है कि पब्लिक में मर्द और औरत आपस में हाथ भी नहीं मिला सकते। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो सीधे जेल। यहाँ तक कि महिला सांसदों तक को इन नियमों के तहत सजा मिल चुकी है। इन सब पर नजर रखने के लिए सड़कों पर मोरल पुलिस घूमती रहती है। हर जगह कैमरे लगे हैं ताकि कोई भी शरिया कानून ना तोड़ सके और अगर कोई नियम तोड़ता दिखाई देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां टॉर्चर की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसी सोसाइटी में ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म लंबे समय तक बैन रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत सुनिए, जहां आम औरतों को सख्त कपड़ों में नियमों में बांधा गया, वहीं सुप्रीम लीडर की परिवार की सदस्य विदेशों में वेस्टर्न कपड़ों में घूमती हुई नजर आई। यानी नियम सिर्फ जनता के लिए और ताकतवर लोगों के लिए सब कुछ अलग। यहीं से लोगों को समझ आने लगा कि धर्म सिर्फ एक बहाना बन चुका है, डर फैलाने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए और सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए। और ये कोई नई कहानी नहीं है। इतिहास गवाह है कि अक्सर
तानाशाह धर्म या किसी विचारधारा के नाम पर पूरी ताकत अपने हाथ में जमा कर लेते हैं और फिर उसी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। इन्हीं जुल्मों और इन्हीं दोहरी सोच की वजह से ईरान की जनता अंदर ही अंदर टूटती चली गई। इतनी पाबंदियों में आखिर कोई कब तक जिए, खासकर वो देश जो कभी इतना खुला और आजाद हुआ करता था। और जब लोगों ने ये भी देखा कि डेवलपमेंट के नाम पर भी जमीन पर कुछ खास बदलाव नहीं है, तो गुस्सा और भी बढ़ता चला गया। न तो ईरान के विदेशी रिश्ते सुधर रहे हैं, ना महंगाई कम हो रही है और ना ही लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। सिर्फ धर्म के सहारे सिस्टम को चलाया जा रहा है और यही वजह है कि अब जनता सच में थक चुकी है। इसी गुस्से का नतीजा था कि इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी। इस पूरे रिजिम और सोच में बदलाव की सबसे बड़ी वजह महसा की दर्दनाक कहानी बनी। दरअसल ईरान की मोरल पुलिस ने महसा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने ड्रेस कोड के मुताबिक हिजाब नहीं पहना था। उसे हिरासत में इतनी बेरहमी से पीटा गया कि कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। जरा सोचिए, सिर्फ हिजाब ठीक से न पहनने की सजा मौत। यही वो पल था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महसा की मौत उस चिंगारी की तरह थी जिसका इंतजार लोग पहले से कर रहे थे। जो पहले ही इस सख्त सिस्टम से परेशान थे, वो अब खुलकर सड़कों पर उतर आए और इन विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे थी ईरान की महिलाएं। स्कूल की लड़कियों ने इस आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई, खुलेआम हिजाब जलाए और अपने बाल काटकर सरकार को चुनौती दी। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़कों पर डेथ टू डिक्टेटर जैसे नारे गूंजने लगे। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये डर के खिलाफ खुली बगावत थी। इसके बाद एक और अनोखा आंदोलन शुरू हुआ जिसे कहा गया टर्बन ऑफ प्रोटेस्ट। महिलाओं के समर्थन में युवाओं ने धार्मिक नेताओं के खिलाफ एक अलग तरीका चुना। ईरान में सिर्फ क्लेरिक्स यानी धार्मिक नेता ही टर्बन पहन सकते हैं और विरोध में युवा लोग उनके टर्बन गिराने लगे ताकि ये दिखाया जा सके कि अब वो इस सख्त धार्मिक सत्ता को चुनौती देने से नहीं डरते हैं। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये सीधा संदेश था सिस्टम के लिए कि अब नई पीढ़ी चुप नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब ये बगावत सिर्फ नियमों के खिलाफ नहीं थी बल्कि सीधे उन लोगों के खिलाफ थी जो सत्ता में बैठे हुए थे। इसके बाद जो तीसरा बड़ा वर्ग खुलकर सामने आया वो थे ईरान के स्टूडेंट्स। उन्होंने अपनी अकादमिक आज़ादी के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरान में आज भी सरकार तय करती है कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और धार्मिक पढ़ाई को जबरदस्ती कोर्स का हिस्सा बनाया गया है। इसी जबरदस्ती के खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पर उतरे। फिर इस आंदोलन में जुड़ा चौथा बड़ा वर्ग मजदूर। लेबर यूनियनों ने बेहतर काम की हालत, ज्यादा वेतन और खुद की यूनियन बनाने के अधिकार के लिए आवाज उठाई। महंगाई, कम खरीदने की ताकत और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने भी खुलकर विरोध किया और साथ ही जेल में बंद एक्टिविस्ट मजदूरों की रिहाई की मांग की। In protest of high prices, lack of purchasing power, and government corruption, in addition to demanding the release of other activist workers. आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग इस्लाम को अपने ऊपर थोपे जाने से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने मस्जिद जाना तक छोड़ दिया है। पिछले कुछ सालों में ईरान की करीब 75,000 मस्जिदों में से लगभग 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। सोचिए, एक हार्डकोर मुस्लिम देश में लोग खुद मस्जिदों से दूर हो रहे हैं और ये कोई अफवाह नहीं है, ये ऑफिशियल बात है। यहाँ तक कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनती है, उसके एक सदस्य ने खुद माना कि धर्म को जबरदस्ती थोपने की वजह से लोगों में धर्म से दूर जाने की भावना पैदा हो रही है। यही वजह है कि आज ईरान की जनता ने धार्मिक कट्टरपंथी नेताओं की जगह एक लिबरल सोच रखने वाले नेता को चुना। अब सवाल ये है, इस बदलाव का असर भारत पर क्या पड़ेगा? क्या भारत को फायदा होगा या नुकसान? अगर ईरान में सच में एक लिबरल और डेमोक्रेटिक सरकार मजबूत होती है तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहला और सीधा फायदा तेल। इतिहास गवाह है कि ईरान ने भारत को हमेशा कम दाम पर तेल दिया है। सैंक्शन हटते ही फ्यूल प्राइसेस पर भी असर पड़ सकता है। दूसरा बड़ा फायदा चाबहार पोर्ट। हाल ही में भारत को इस पोर्ट का पूरा एक्सेस मिला है, जिसका मतलब है कि अब भारत
भारत इस पूरे रीजन में बिना किसी रुकावट के ट्रेड कर सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा, रश्त अस्तारा रेलवे प्रोजेक्ट जो सालों से रुका हुआ था वो अब तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस प्रोजेक्ट से भारत को मिलेगा यूरोप और यूरेशिया तक सीधा ट्रेड रूट, बिना पाकिस्तान और यूएस कैनाल पर निर्भर हुए। यानी जो रास्ता पहले 45 से 60 दिन में पूरा होता था वो अब सिर्फ 25 से 30 दिन में और करीब 30% कम खर्च पर पूरा हो सकता है। मतलब साफ है, ईरान का ये बदलाव सिर्फ उसका अंदरूनी मामला नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर और खासकर भारत पर भी पड़ने वाला है। अगर सब कुछ सही दिशा में जाता है तो आने वाले समय में भारत चीन की तरह दुनिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन सकता है। लेकिन अब जरा रुककर एक बड़ा सवाल सोचिए, मान लेते हैं कि ईरान में लिबरल बदलाव आता भी है तो क्या ये बदलाव लंबे समय तक टिक पाएगा? क्योंकि आज से सिर्फ 45 साल पहले ही ईरान ने खुद एक लिबरल सिस्टम को गिराया था और उसी जनता ने धर्म के नाम पर एक कट्टर सोच को चुनकर अपनी ही आजादी कुर्बान कर दी थी। तो क्या इतिहास खुद को फिर दोहराएगा या कुछ साल बाद फिर से सत्ता पलट जाएगी, या इस बार ईरान की जनता अपने फैसले पर डटी रहेगी? एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये लिबरल बदलाव सच में जमीन पर उतर पाएगा या फिर मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खोमैनी सारी ताकत अपने हाथ में रखकर इस बदलाव को रोक देंगे? और अगर कट्टरपंथ फिर से बढ़ा तो उसका नुकसान किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। भारत भी देख चुका है कि रेडिकल सोच किसी भी समाज को कितनी गहरी चोट पहुंचा सकती है। तो ईरान का भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्या वहां सच में एक नई शुरुआत होगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।